तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है चुड़ैल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंटों में बताना आपको कहानी कैसी लगी। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर परिवार के अपने एक रहस्य होते हैं और उन रहस्य के पीछे कभी कभी बहुत ही भयानक और खौफनाक यादें छुपी होती हैं। ऐसी यादें या ऐसे किस्से जो हमारे घर वाले हमें कभी सुनाना नहीं चाहते हैं या फिर वो सुनाना नहीं चाहेंगे। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जो रात के समय दबी आवाज़ में सुनाई जाती हैं। मैंने जो कहानी सुनी थी वो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी मेरे दादाजी और एक चुड़ैल के बारे में है। अक्सर उस दिन ये हुआ था, पिताजी और मेरे दोनों चाचा खेत में पार्टी करने के लिए जाना चाहते थे, वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ, और मेरी माँ उन्हें जाने से बिल्कुल मना कर रही थी। असल में माँ को जितना भी भगवान में विश्वास था उससे कहीं ज़्यादा वो भूत प्रेतों से डरती थी, बल्कि उनके नाम से भी वो सहम जाती थी। तो उस रात पिताजी किसी तरह उसे समझा बुझा कर खेतों में चले गए, लेकिन उन सब के जाने के बाद पूरे गांव में अचानक से लाइट चली गई। सब और घना अंधेरा हो गया, वो भी ठीक खाने के वक्त। तो माँ तो एक कोने में जाकर बैठ गई। उस रात मैंने और चाची ने बाहर अंधेरे में बर्तन धोए। बाहर के गांव में सब तरफ लालटेन और गैस बत्ती की टिमटिमाती रोशनी थी। सब काम वगैरह होने के बाद हम सभी औरतें एक कमरे में सोने के लिए चली गई। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे। माँ उस वक्त तक अपनी जगह से उठी ही नहीं थी, तो वो सीधा सोने के कमरे में ही चली आई। वहाँ मैं, दादी और मेरी दोनों चाची और माँ थी। हम सभी औरतें एक साथ सोई थी। मैं दादी और चाची के बीच में सोई हुई थी। उस समय हम सब माँ की हालत को देखकर हंस रहे थे और तब मेरी दादी ने कहा, क्या तुम चुड़ैल की कहानी सुनोगी? एक सच्ची कहानी। कहानी सुनाने से पहले उसने मेरी माँ से भी पूछा था कि तुम कहानी सुनोगी, लेकिन माँ समझ गई थी कि दादी कौन सी कहानी सुनाना चाहती है। माँ ने पहले ही ना कहा और मुझे कहा कि अगर मैंने कहानी सुन ली तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। पर फिर भी मैंने दादी को कहानी सुनाने के लिए जिद की। उन्होंने हमारे परिवार से जुड़ी एक कहानी को सुनाना शुरू किया। दादी ने मुझसे पूछा, तुझे पता है बेटा चुड़ैल क्या होती है? मैंने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैंने सुना है बस कोई भूत होती है। फिर दादी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चुड़ैल का वर्णन किया। वो कुछ ऐसा था, देखो ये एक औरत का भूत होता है, एक ऐसी महिला जो गर्भवती होने या प्रसव के दौरान मर जाती है, या फिर किसी का पति अपनी पत्नी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। ऐसी महिलाओं की औरतें अपना प्रसूति लेने के लिए वापस दुनिया में लौट आती हैं। कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म देते के वक्त लापरवाही के कारण मर जाती हैं, तो वो भी चुड़ैल बन जाती हैं। तो अब ये कहानी तुम्हारे दादा की है, यानी मेरे पति की। उनके साथ हुई ये एक सच्ची घटना है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, जिसे मैंने खुद जिया है, और ये कहानी घर में सबको पता है और सिवाय तुम्हारे दादाजी का नाम जयपाल था। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे दादाजी जमालपुर गांव के एक स्टेशन पर रहा करते थे। आजकल तुम रेलवे स्टेशन कहते हो। वो तब एक ग्रामीण क्षेत्र था और उनके घर के कुछ ही दूर एक कब्रिस्तान था। वहाँ पर एक रास्ता था जो कि सीधा कब्रिस्तान को जाता था, लेकिन वो रास्ता झाड़ियों से बिल्कुल भरा हुआ था। उस रास्ते पर ऊंची और मोटी घास उगी हुई थी और इसलिए उस रास्ते का ज़्यादा कोई उपयोग भी नहीं करता था। अब जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, हमारे धर्म में मरने के बाद शव को कभी भी दफनाया नहीं जाता, शव को हमेशा जलाया जाता है। लेकिन कुछ खास मौक़ों पर हिंदुओं में भी दफनाने की विधि होती है, यानी जब किसी बच्चे की मौत होती है तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन एक और घटना में भी दफनाने की विधि होती है जो कि बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। उस विधि में कुछ खास लोग ही मौजूद होते हैं और वो है चुड़ैल की विधि। और ये बात सच है कि हमारे गांव की और आसपास के गांव की औरतों को दफनाया जाता था।
मतलब जब किसी औरत की बहुत ही बुरे तरीके से या फिर दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी, अगर गांव वालों को उन पर शक होता कि वो चुड़ैल बनकर वापस आ सकती है, तो ऐसी औरतों के शव को एक खास विधि कर कर दफनाया जाता था। उसी साल मेरी तुम्हारे दादाजी के साथ सगाई और शादी हुई थी। वो जंगल का रास्ता ठीक हमारे घर के सामने नजर आता था। वो रास्ता भले ही खेतों में जाने के लिए छोटा रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ थीं, ऊंची घास थी, ऊपर से उस रास्ते में कब्रिस्तान था। इसलिए गांव के लोगों ने धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस तुम्हारे दादाजी और मैं, हम कभी कभी उस रास्ते का उपयोग करते थे। उसी रास्ते से अपने खेतों में जाया करते थे। उससे हमारा काफ़ी समय भी बच जाता था। शादी के कुछ ही महीनों के बाद मैं गर्भवती हो गई। हम दोनों जियों को भी इस बात का आनंद था। लेकिन एक रोज़ तुम्हारे दादाजी ने मुझे खेतों में जाने के लिए मना कर दिया। वह खेतों में ही नहीं बल्कि बाहर कहीं भी जाने के लिए मना कर दिया कि वो मेरा और हमारे बच्चे का ख्याल रख सके। वैसे मैं भी गांव में ही पली बड़ी थी और उनके जितनी ही ढीठ थी, लेकिन इसके पीछे एक और बात थी। मतलब उस वक्त सब ऐसा ही करते थे, क्योंकि तब गांव में लोगों को इस बात का डर रहता था, कहीं किसी महिला की गर्भावस्था में मौत हो गई तो वो चुड़ैल बन जाएगी और इससे उस परिवार पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। तो अब मैं प्रेग्नेंट थी, तो दादाजी ने अपनी माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए वहाँ बुला लिया और उस दौरान कभी कभी तुम्हारे दादाजी उस खेतों में ही रह जाते थे। तो कभी आते भी तो बाहर के कमरे में ही सो जाते थे। हमारा वो दूसरा कमरा था। वो कमरा कम से कम 8 या 10 कदम दूर था घर से, जहाँ पहले वो गायें और भैंसों को बांधा करते थे। लेकिन गायों और बछड़ों को बेचने के बाद उस कमरे का भी हमने उपयोग करना शुरू कर दिया था। तुम्हारे दादाजी मेरा और हमारे बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन जल्द ही वो एक भयानक स्थिति में फंसने वाले थे, जिसका उन्हें जरा भी यानी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो हुआ यूँ कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे तुम्हारे दादाजी की हालत ख़राब यानी कमज़ोर दिखाई देने लगी। मतलब उनका हट्टा कट्टा शरीर सिकुड़ सा गया था। वो किसी बीमार इंसान की जैसे दिखाई देने लगे थे। उनमें जो शारीरिक बदलाव हुए थे उसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी मुश्किल था। तो ये तो मैंने भी जान लिया था। उनका चेहरा अब सफ़ेद दिखाई देने लगा था और वो आंखें हमेशा उनकी लाल ही दिखाई देती थी, जैसे कभी भी उनकी नींद ही न पूरी होती हो। पर मुझे ये शक था कि उनके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है, या फिर शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए मैंने उन्हें उनकी ख़राब हालत के बारे में पूछा भी था, लेकिन दादाजी ने उन बातों को टाल दिया। उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें की। अब एक तो मैं गर्भवती थी और ऊपर से वो किसी बात को मुझसे छुपा रहे थे, इसलिए मुझे अब उनकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। और एक दिन मैं घर के बाहर बैठे बैठे धान को साफ कर रही थी कि अचानक मेरा ध्यान कब्रिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते, जंगल के रास्ते की ओर चला गया। मैंने उस रास्ते को बिल्कुल गौर से देखा। मैं फिर कुछ देर उसी तो ओर देखती रही और सोचने लगी कि उस रास्ते पर पहले जैसी ऊंची घास नहीं दिखाई दे रही। झाड़ियाँ भी हटाई गई थी। शायद किसी व्यक्ति ने वहाँ की घास और झाड़ियों को हटाया था। मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि इस रास्ते का उपयोग कोई ना कोई तो करता ही होगा, लेकिन हमारे सिवाय इस रास्ते से कोई तो आता और जाता नहीं था। और हाल फिलहाल में तो हमारा तो आना जाना भी बंद है। वहाँ की घास फूस को किसने हटाया होगा? मैंने दादाजी से पूछा, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दादाजी ज़्यादातर अब खुद घर में ही पड़े रहते थे। मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने उत्सुकतावश मैंने उस रास्ते पर नज़र रखना अब धीरे धीरे शुरू कर दिया था। ऐसे ही 2, 3, 4 दिन गुजर गए और उन दिनों मैंने किसी को भी उस रास्ते का उपयोग करते हुए नहीं देखा। उसके कुछ दिनों बाद एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ बेचैनी सी हो रही थी। मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होने लगी थी
और इसीलिए मैं अंधेरे में खिड़की खोलकर वहीं खिड़की में बैठ गई। उसी समय मेरी नज़र बाहर एक महिला पर पड़ी। वो औरत दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो जवान भी थी। वो देखकर मैं तो हैरान रह गई। वो औरत हमारी खिड़की के इतने करीब से गुजरी थी कि मैं हाथ भी अगर बाहर निकालती उसे मैं छू सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा कि वो कोई पास के गांव की औरत होगी, शायद किसी को चुपके से मिलने के लिए अंधेरे में जंगल में चली गई होगी या फिर किसी को मिलकर वो वापस आ रही होगी, क्योंकि अगर वो रास्ता भटक गई होती तो वो आसपास किसी न किसी को आवाज़ ज़रूर देती या फिर पूछताछ करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब मैं सुबह घर से बाहर गई तो मेरा ध्यान घर के आसपास पैरों के जो निशान थे उन पर चला गया। घर के चारों ओर गंदगी में पैरों के निशान बने हुए थे। वो पैरों के निशान दिखने में इंसान जैसे तो लग रहे थे, पर वो किसी इंसान के नहीं थे। उन निशानों को देखकर लग रहा था कि मानो कोई इंसान उल्टे पैरों से चलकर गया हो, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जब चलते हैं तो एड़ी पर जोड़ पड़ता है, यानी एड़ी का निशान गहरा और ठोस होता है और उंगलियों के निशान हल्के पड़ते हैं। यहाँ पर उल्टा था, उंगलियों के निशान ठोस थे, गहरे थे और एड़ी के ना के बराबर थे। वो देखते ही समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो सब देखकर अब मुझे और भी अजीब सा महसूस हुआ और मैं अब और भी बेचैन हो गई। हमारे घर के आसपास तो कुछ तो था जो मुझे पता नहीं था। पूरे दिन मेरा किसी भी बात में मन नहीं लगा और एक और दादाजी की हालत दिन और भी दिन खराब हो रही थी और दूसरी ओर अजीब बातें घर के आसपास नज़र आने लगी थी। इसलिए उस रात मैं सोई नहीं। मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद से देखूंगी कि यहाँ पर यानी चल कर रहा है। और मैंने अब सबके सोने का इंतज़ार किया और ख़ासकर दादाजी का खाना वगैरह होने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और उसके काफ़ी देर बाद मैं लालटेन लेकर दादाजी के कमरे की ओर जाने लगी। लालटेन की रोशनी को धीमा कर मैं दादाजी के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और वहाँ पर जाकर मैं सन्न रह गई। मैं इतनी घबरा गई थी कि मैं अपने हाथ में लालटेन को लगभग गिरा दिया होता। मैंने जो देखा था वो बहुत ही भयानक था। तुम्हारे दादाजी किसी मुर्दे की तरह पीठ के बल लेटे हुए थे और मैंने कल रात जिस स्त्री को देखा था वो नग्न अवस्था में उसके ऊपर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और पैर पीछे थे। मैं उसके पैर देख पा रही थी, वो पैर उल्टे थे। वो एक चुड़ैल थी। वो सब देखकर मैं वहीं पर शांत खड़ी रही। मेरा शरीर तो थर-थर काँप रहा था, पर मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि मेरे पति यानी तुम्हारे दादाजी एक चुड़ैल के वश में हैं। वो चुड़ैल ही उनकी जीवन शक्ति को चूस रही है। मैं इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो कोई अतृप्त चुड़ैल है। वो सिर्फ उसी आदमी को ख़त्म नहीं करती, बल्कि उसे मारने के बाद उसके पूरे परिवार को भी ख़त्म कर देती है। इसलिए बिना आवाज़ किए मैं वापस चली गई। उस रात भी मैंने उसे उसी खिड़की के पास से गुजरते हुए देखा था। मैं जानती थी कि मुझे अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगले ही दिन मैं अस्पताल का बहाना बनाकर गांव चली गई। वहां पर उनके पहचान के लोगों से पूछताछ की। हाल ही में गांव में किसी की मृत्यु हुई है, खासकर किसी विवाहित महिला की या फिर किसी गर्भवती महिला की। हमारे गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक आदमी से मुझे पता चला कि हाल ही में एक युवा महिला की पास के गांव में मृत्यु हुई है और उसे दफनाया गया है। बाकी उसे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, क्योंकि ये खबर भी उड़ती उड़ती उसके कानों तक पड़ी थी। हमारे गांव के आसपास एक ही तो कब्रिस्तान था जहां पर उसे दफनाया जा सकता था, जो कि जंगल में था और उसका रास्ता हमारे घर से बिल्कुल करीब था। आगे की पूछताछ के लिए मैं पड़ोस के गांव चली गई। पहले तो वहां के लोग मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो शवों को निकाल कर काला जादू किया करते थे, ब्लैक मैजिक। लेकिन जब मैंने दुखी होकर उन सबों को बताया कि मेरे पति पर एक चुड़ैल का साया है
और उस कारण मेरी, उनकी और हमारे होने वाले बच्चे की जान को खतरा है। तब मुझे वहाँ के एक आदमी ने बताया कि उनके गांव में हाल ही में एक महिला की जन्म देते हुए बच्चे को उसकी मृत्यु हुई है। उस औरत को नीति के अनुसार यानी नीचे मुंह कर कर उल्टा दफनाया तो गया है, लेकिन उस पर भूत भगाने का कोई संस्कार, कोई विधि नहीं किया गया है। ना ही उसकी कब्र पर कोई पारंपरिक यानी कि सुरक्षा रखी गई है। वो सुनकर मैं सब कुछ समझ गई कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। वो सब सुनकर मैं वापस आ गई। मुझे अब जल्दी से कुछ करना था। मैंने ज़रूरी सामान इकट्ठा किया, जैसे कि कई बड़ी कीलें, सरसों के बीज और गुड़हल के पौधे लिए। मैंने गांव के लोगों की मदद लेना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन दिनों ऐसे मामलों में लोग मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। भी लोग अपनी जगह डरते थे कि कहीं उन पर चुड़ैल का प्रभाव न आ जाए। इसलिए मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया। तब जरूरी सामान इकट्ठा किया और अब कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। कुछ भी कर मुझे दादाजी पर जो चुड़ैल ने जादू किया था, उन्हें जो वश में कर रखा था, उसे तोड़ना था। मुझे कब्रिस्तान की ओर जाते जंगल के रास्ते उस चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मुझे साफ बता रहे थे कि वो चुड़ैल यहीं कहीं से उठकर आती है। उन पैरों के निशान तो अजीब थे कि वो ठीक उल्टे पैरों के निशान थे, ठीक वैसे मैंने अपने घर के आसपास देखे थे। उस चुड़ैल की कब्र को ढूंढना आसान था, क्योंकि वो पैरों के निशान उस कब्र तक जा रहे थे। वहाँ जाते ही मैंने उस कब्र पर सरसों के बीज छिड़के। कहते हैं कि सरसों के बीज से यानी कि सरसों की सुगंध से चुड़ैल आगे नहीं बढ़ पाती और फिर वो सरसों के बीजों को गिनना शुरू कर देती है कि वो एक रात में कभी भी नहीं कर पाती। उसके बाद मैंने कब्र के चारों ओर मोटी लंबी कीलें ठोक दी और फिर कब्र के ऊपर मैंने लाल फूल और गुड़हल के पौधे लगा दिए। इस चुड़ैल को कब्र में रखने की मदद करते हैं। वो सब करने के बाद मैं वापस घर आ गई और घर आते ही मैंने दोनों घरों के दहलीज में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी, ताकि वो चुड़ैल किसी तरह अगर वहाँ तक आ भी जाए और वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके। उसके बाद मैंने ज़मीन से कई सारे पत्थर लिए और जंगल के रास्ते पर और घर के सामने कई सारे पत्थर के गोलाकार कार बना दिया, जो कि किसी चक्रव्यूह की तरह होता है, क्योंकि जब कोई चुड़ैल ऐसे आकार को देखती है वो उसी आकार में फंस जाती है, कि नज़र उसी में ही अटक जाती है, फिर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने एक नहीं बल्कि कई सारे मार्ग अपनाए थे। किसी भी तरह उस चुड़ैल को अपने घर से दूर रखना चाहती थी, घर तक पहुँचने से उसे रोकना चाहती थी। सबसे आखिर में मैंने दादाजी पर जो जादू था उससे छुटकारा दिलाना था। घर को साफ करने की ज़रूरत थी। मैं पूजा पाठ बिल्कुल अच्छी तरह से जानती थी, तो मैंने उसी घर में होम हवन किया जहां मैंने चुड़ैल को देखा था और उसमें अपनी कुछ प्यारी अवस्थों की आहुति दे दी। और उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति की, मेरी और हमारे बच्चे की रक्षा करें, उन्हें उस जादू से छुटकारा दिलाएं, से फिर उसी तरह स्वस्थ कर दे दादाजी को। मैंने अपने पास से गंगा जल से और गौमूत्र से उस घर की शुद्धि की। अगले 11 दिन तक हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दादाजी ने भी इन सब में मेरा साथ दिया और अगले ही 11 दिन बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती चली गई। के शरीर में अब प्राण लौट आए थे। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। उसके कुछ महीनों बाद मुझे पहला बच्चा हुआ, एक स्वस्थ बच्चा। वो थे तुम्हारे बड़े चाचा। दादी की कहानी सुनकर मैं आराम से सो गई थी, ये सोचकर कि दादी ने उस चुड़ैल से अपने घर को दूर रखने के लिए कितने उपाय किए थे। दादी जी को पता भी नहीं था उनमें से कौन सा उपाय उनके काम आने वाला है, लेकिन वो सब कुछ काम कर गया था। उससे उनका काम बन गया था। फिर वो चुड़ैल उन्हें फिर कभी दिखाई नहीं दी। उस रात कहानी सुनकर मैं तो आराम से सो गई थी, लेकिन माँ को रात भर नींद नहीं आई। फिर मैंने वो कहानी अपने बचपन में कई सारे दोस्तों को भी सुनाई थी।
कि उसके कुछ महीनों बाद मेरी दादी अचानक गुजर गई। जब मेरी दादी गुजर गई तब मुझे वो कहानी याद आ गई। मैंने एक रोज़ अपने पिताजी से पूछा था कि क्या सच में दादी जी की कहानी सच है। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखकर पूछा, कौन सी कहानी? वही चुड़ैल वाली? उन्होंने कुछ पल सोचकर कहा, हाँ सच है। और पता है कि उस वक्त के लोग किसी खूबसूरत महिला को देखते थे, सबसे पहले उसके पैरों की जांच करते थे। इससे उन्हें पता चलता था कि वो औरत सच में कोई औरत है या कोई चुड़ैल। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। और मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी कहानी भी अपने चैनल पर रिकमेंड करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में।